हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़ गया हूं आपके सेशन के साथ और आज हम लोग करने वाले हैं अपने घटना चक्र के पार्ट 16 को। और फ्रेंड्स, आज मैंने जो है क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में प्रोवाइड करा है। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपने सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो भाई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना किसने करा है। सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो किसने फाउंड करा है। सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। तो भाई, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा नवाब सलीमुल्लाह खान। ओके, नवाब सलीमुल्लाह खान। एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर फ्रेंड्स, कि इसका जो गठन जो हुआ है, गठन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ है भाई, तो गठन जो हुआ है वो 30 दिसंबर 1926 को हुआ है। 30 दिसंबर 1906 में इसका गठन हुआ है। 30 दिसंबर 1906 में जो है इसका गठन हुआ था। एंड संस्थापक इसके कौन थे। संस्थापक, यू हैव टू रिमेंबर, संस्थापक इसके कौन है। तो संस्थापक भाई इसके देखिए, पहले तो आप लोग देंगे सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह खान। तो सलीमुल्लाह खान इसके एक फाउंडर थे। नेक्स्ट थे आगा खां, आगा खां। एंड नेक्स्ट ये भी याद रखना है, मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क। तो देखिए, आपके बीपीएससी में क्वेश्चन देता है कंफ्यूज करने के लिए। अगर ये तीनों नाम आपको देखने को मिल जाए तो मोर देन वन ऑफ द एबव आप आंसर वहां पर दे कर आएंगे। बट अगर ये तीनों में से कोई एक नाम दिखे तो पहले उस नाम को देना है। तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है सलीमुल्लाह खान का, सेकेंड प्रायोरिटी आगा खान, एंड थर्ड प्रायोरिटी आपको मोहसिन उल मुल्क को देना है। ओके, नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट ये भी आप याद रखेंगे कि इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे भाई। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन थे इसके। तो आगा खां थे, आगा खां, आगा खां, आगा खां इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो इसमें क्या कहा है भाई, तो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो प्रस्ताव था वो कब पारित हुआ है, किस अधिवेशन में पहली बार पारित किया गया है, ये पूछा है। तो मौलिक अधिकार के लिए प्रस्ताव जो पारित किया गया था पहली बार वो किसमें किया गया, ये पूछा है। कराची अधिवेशन, सूरत अधिवेशन 1907, गया अधिवेशन 1922, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी प्री 2023 में पूछ रखा था इन्होंने। तो देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वेयर द रिजोल्यूशंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स passed for the first time। कराची सेशन 1931, सूरत सेशन 1907, गया सेशन 1922, नन ऑफ द अबव। तो भाई, इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो होगा कराची अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन। एंड कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है। तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने करी है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने करी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा है। इस बात को याद रखना है आपको। इसी अधिवेशन में ना कुछ लोगों ने जो है विरोध पर गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। गांधी जी यहीं पर कहे थे कि गांधी मर सकता है, गांधी मर सकता है, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। आपसे पूछ लेगा कि गांधी जी ने कहां कहा था, कि कहां पर कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। तो ये कराची अधिवेशन 1931 में कहे थे वो। ठीक है, गांधी मर सकता है पर गांधी नहीं, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं, गांधीवाद नहीं। ये इन्होंने जो है कराची अधिवेशन में कहा था 1931 में। एंड कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा है। इस बात को ध्यान में रखना। और मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पहली बार जो पारित किया गया है वो कराची अधिवेशन 1931 में करा गया था। ओके, नेक्स्ट, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत उपयुक्त विचार किस नेता के थे। तो भाई, सेफ्टी वेल्व थ्योरी किन्होंने दिया, ये पूछा। सेफ्टी वेल्व थ्योरी विपिन चंद्र पाल, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, नन ऑफ दिस। तो सेफ्टी वेल्व का सिद्धांत जो भाई दिया था ये आपके लाला लाजपत राय ने दिया था, लाला लाजपत राय ने दिया था सेफ्टी वेल्व थ्योरी। ओके, सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय ने दिया है।
ओके, इस तरह से याद रखिए ना कि लाला लाजपत राय को जो है चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी ना, जब लाठी चार्ज हुआ था तो लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी, सर पे लाठी लगा था तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से याद रखिए ट्रिक्स है कि उनके सर पे लाठी लगा था तो वो अपना सुरक्षा नहीं कर पाए थे, तो इसलिए सुरक्षा बल्ब का सिद्धांत किन्होंने दिया है, तो लाला लाजपत राय। ये एक ट्रिक आपको मैंने बताया याद करने के लिए, जिससे आपको इजिली याद रह जाएगा। ओके, अच्छा और भी सिद्धांत अब देख लेना है आपको। नेक्स्ट देखिए आप षड्यंत्र का सिद्धांत। षड्यंत्र का सिद्धांत, तो षड्यंत्र का सिद्धांत किसने दिया भाई? रजनी पालमे दत्त। रजनी पालमे दत्त। षड्यंत्र का सिद्धांत, बस आपसे ये पूछा जाता है, सिद्धांत ही पूछा जाता है और इसमें ज्यादा इसका डिटेल नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। तो षड्यंत्र का सिद्धांत रजनी पालमे दत्त। ओके, एंड त्वरित चालक का सिद्धांत किसने दिया है? त्वरित चालक। त्वरित चालक का सिद्धांत, तो त्वरित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले। त्वरित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। टू हु गेव आइडिया ऑफ त्वरित चालक सिद्धांत? तो गोपाल कृष्ण गोखले वाज गेव द आइडिया ऑफ त्वरित चालक सिद्धांत। ओके फ्रेंड्स, एंड यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग फ्रॉम गोपाल कृष्ण गोखले, दैट ही वाज द पॉलिटिकल लीडर ऑफ गांधी जी। पॉलिटिकल लीडर ऑफ गांधी जी। पॉलिटिकल लीडर ऑफ गांधी जी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे ये, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले थे जो थे वो गांधी जी के पॉलिटिकल लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर ऑफ गांधी जी। ओके, एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट ही रोट ए मैगजीन, एंड मैगजीन का नाम क्या था? मैगजीन का नाम था सुधारक। मैगजीन का नाम क्या था? तो भाई सुधारक इनके मैगजीन का नाम था। गोपाल कृष्ण गोखले से एक पत्रिका याद रखेंगे, मैगजीन सुधारक। और ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3rd में पूछा गया था। नेक्स्ट, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंपॉर्टेंट फॉर योर बीपीएससी एंड बीपीएससी टीचर एग्जाम, वीवीआई। ओके, सीआर दास, एमजी रानाडे, वीडी सावरकर, एसएन बनर्जी। हु रोट द बुक इंडिया फॉर इंडियंस? तो इंडिया फॉर इंडियंस बुक सीआर दास, एमजी रानाडे, वीडी सावरकर, एसएन बनर्जी। तो इंडिया फॉर इंडियंस जो लिखा है वो लिखा है आपके सीआर दास ने, मतलब कि चितरंजन दास ने जो लिखा है इंडिया फॉर इंडियंस। एंड मैगजीन और न्यूज़पेपर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होता है आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं मैं क्यों इस बात को बार बार कह रहा हूं। सम मोर मैगजीन वी विल सी हियर। बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत। क्षमता, जनता, जनता, एंड वन मूक नायक। ओके, मूक नायक। बहिष्कृत भारत, समता, जनता एंड मूक नायक। इट वॉज रिटन बाय बी आर अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर। बहिष्कृत भारत, समता, जनता, मूक नायक वॉज रिटन बाय बी आर अम्बेडकर। ओके, संवाद कौमुदी एंड मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी एंड मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार। इट वॉज रिटन बाय whom? इट वॉज रिटन बाय भाई राजा राम मोहन राय। इट वॉज रिटन बाय राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। हु रोट संवाद कौमुदी एंड मिरातुल अखबार? तो राजा राम मोहन रॉय। ओके, राजा राम मोहन रॉय। और मैंने आपसे क्या कहा है कि आपको डेट भी याद रखना है। तो संवाद कौमुदी कब लिखा गया था? 1821 एंड मिरातुल अखबार 1822। ओके, एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम राजा राम मोहन राय कि ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट वन मोर मैगजीन वी हैव टू रिमेंबर, जमींदार। जमींदार। तो जमींदार किन्होंने लिखा था? तो भाई जफर अली खान। जफर अली खान। जफर अली खान ने जमींदार लिखा था। जफर अली खान। कॉमरेड। कॉमरेड। कॉमरेड वॉज रिटन बाय मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद, आई विल राइट इन शॉर्ट, मोहम्मद अली जिन्ना। कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना। कॉमरेड, इट वॉज रिटन बाय मोहम्मद अली जिन्ना। अल बिलाल और अल बिलाग। अल बिलाल। अल बिलाल और अल बिलाग भी याद रखेंगे आप लोग। अल बिलाल और अल बिलाग। अल बिलाग। तो ये किन्होंने लिखा था? तो अल बिलाल और अल बिलाग जो है अबुल कलाम आजाद ने लिखा था। अबुल कलाम आजाद ने लिखा था। अल बिलाल और अल बिलाग अबुल कलाम आजाद ने लिखा था। अच्छा भाई, एक बंगाल गजट आता है, बंगाल गजट। तो बंगाल गजट किन्होंने लिखा था? बंगाल गजट।
तो बंगाल गजट जो लिखा था जेम्स अगस्टस हिक्की ने लिखा था, जेम्स अगस्टस हिक्की ने लिखा था, जेम्स अगस्टस हिक्की ने लिखा था। एंड कब लिखा था? तो 1780 में बंगाल गजट लिखा गया था जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। ओके, आई होप कि आपका इतना दूर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? जनरल डायर, कर्जन वाइली, माइकल ओ डायर, सैंडर्स। 67 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022। तो भाई सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो भाई इन्होंने जो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर, उन्हें मारा था। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को इन्होंने मारा था। और कहां पर मारा था? लंदन में मारा था, लंदन में। और कब मारा था? तो 1940 में मारा था, लंदन में। ठीक है, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो थे माइकल ओ डायर ही वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिन्होंने ऑर्डर दिया था कि शूट करने का ऑर्डर दिया था। और इसी वजह से जो है वहां पे 379 लोग जो है डेथ किए थे। तो इसीलिए जो है सरदार उधम सिंह लंदन जाकर के 1940 में माइकल ओ डायर को मार देते हैं। क्लियर? तो माइकल ओ डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिन्होंने शूटिंग ऑर्डर दिया था, इसीलिए सरदार उधम सिंह 1940 में लंदन जाकर के माइकल ओ डायर को मार देते हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? भाई मैंने ये बार बार बताया है आपको। राजकुमार शुक्ल, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुपूर्णानंद सिन्हा। बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020। तो भाई ये हमेशा मैंने बताया है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किन्होंने भाग लिया है? तो राजकुमार शुक्ल ने भाग लिया है। गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किन्होंने दिया? तो गांधी को चंपारण आने का न्योता जो है राजकुमार शुक्ल ने दिया है। चंपारण आने का न्योता किसने दिया है? तो गांधी जी को चंपारण आने का न्योता इनविटेशन जो है राजकुमार शुक्ल ने दिया है। एंड राजकुमार शुक्ल ही वो पर्सन थे जिन्होंने जो है पहली बार, अच्छा राजकुमार शुक्ल पहले किसान नेता थे जिन्होंने जो है भाषण दिया था। पहले किसान नेता इस तरह से याद रखेंगे, पहले किसान नेता जिन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाषण दिया था, भाषण दिया। तो पहले किसान नेता कौन थे जिन्होंने भाषण दिया है? तो राजकुमार शुक्ल थे। और कहां पर? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने भाषण दिया है। ओके, आई होप आपका बात क्लियर हो गया होगा। और राजकुमार शुक्ल तो आप तो को याद ही है, चंपारण से आपके रिलेटेड लीडर हैं, 1917 में ये चंपारण आंदोलन हुआ था, उससे रिलेटेड लीडर हैं राजकुमार शुक्ल। ओके, नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? वेयर वॉज द गदर पार्टी फाउंडेड? तो गदर पार्टी भाई, तो गदर पार्टी आपसे पूछ रखा है इन्होंने ना, तो कहां पर? जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस या इंग्लैंड? तो भाई ये क्वेश्चन कब आया है? प्री 2022 में ये क्वेश्चन पूछ रखा था। तो गदर पार्टी, तो भाई लेट्स सी सम पॉइंट अबाउट गदर पार्टी। ओके, तो गदर पार्टी जो है, तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुई है, इस बात को याद रखना। और इससे जो है ना लाला हरदयाल जुड़े हुए हैं, लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक आप कह सकते हैं। कौन है? तो लाला हरदयाल। तो फाउंडर इसके कौन थे? तो लाला हरदयाल इसके फाउंडर या संस्थापक जिसे कहा जाता है, तो लाला हरदयाल आप याद रखेंगे। ओके, अच्छा इसकी स्थापना कब हुई है? तो आप मंथ के साथ याद रखेंगे, अप्रैल 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है भाई? तो गदर पार्टी की स्थापना अप्रैल 1930 में हुआ है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो भाई वो किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं ये पूछा है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य, स्थानीय निकायों पंचायत के सदस्य, शिक्षक, स्नातक या उद्योगपति। तो भाई ये जो नहीं चुने जाते हैं वो उद्योगपति से वो नहीं चुने जाते हैं, उद्योगपति। बाकी ये जो जितना भी दिया हुआ ये सबसे चुने जाते हैं, बट उद्योगपति जो होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे नहीं चुना जाता है। ठीक है, राज्य विधान परिषद का सदस्य। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में राज्यों में कहां विधान परिषद है? वेयर इज आर देयर लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द फॉलोइंग स्टेट? केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। तो भाई पहली बात याद आप लोग ये रख लियो कि 6 स्टेट में जो है आपके विधान परिषद हैं, ओनली 6 स्टेट्स जो हैं वहां पर विधान परिषद हैं। एंड विधान परिषद को याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूं, एंड द ट्रिक इज दैट कि ट्रिक क्या आपको याद रखना है भाई? तू भी मजा कर, ये आपके लिए ट्रिक होने वाला है। तू भी मजा कर, ये ट्रिक से अगर आप याद रखेंगे
तो आपको इजिली याद रखेगा रहेगा, क्योंकि मैं भी इसी ट्रिक से याद रखा हूँ यार, तू भी मजा कर, मैंने भी इसी ट्रिक से याद रख रखा है, तो आपके लिए भी मैं यही ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जिससे याद रखा है तो वो आपके लिए भी इजी होगा आई होप। तो इसलिए मैंने इस ट्रिक से याद रखा है, तो मैं आपको भी यही ट्रिक बता रहा हूँ, तो इस ट्रिक से याद रख लो, आप लोग आराम होगा। तो टी से ले लो तेलंगाना, तो 6 स्टेट है ना, तो 6 स्टेट देखो अभी कैसे आता है। तेलंगाना याद रख लेना एक, दूसरा याद रख लो एक यूपी याद रख लो, थर्ड याद रख लो एक बिहार याद रख लो, तू भी मजा कर, एम से महाराष्ट्र याद रख लो, आप लोग एम से महाराष्ट्र याद रखो, ओके। उसके बाद जा को साइलेंट छोड़ दियो, ओके। ए से याद रख लो आप लोग आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ए से याद रख लो आप लोग आंध्र प्रदेश, एंड के आर से याद रख लो कर्नाटका, के आर से याद रख लो कर्नाटका। तो ये ट्रिक से याद रखना आपके लिए इजी होने वाला है, ओके। तो तेलंगाना, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ओनली 6 स्टेट्स हैव विधान परिषद, you have to remember that much, okay। next and okay next, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। यहां पर क्वेश्चन कहा है कि यदि कोई विधानसभा का स्पीकर है, ठीक है, यदि वो रेसिग्नेशन देना चाहता है तो वो अपना रेसिग्नेशन लेटर किसे देगा, यहां पर यही क्वेश्चन पूछ रखा है। तो मुख्यमंत्री को देगा, राज्यपाल को देगा, उपाध्यक्ष को देगा, भारत के राष्ट्रपति को देगा। तो भाई देखो, जब भी अगर कोई अध्यक्ष अपना रेसिग्नेशन लेटर देगा ना, तो वो उपाध्यक्ष को देगा। रेसिग्नेशन लेटर अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को देगा। तो रेसिग्नेशन लेटर इस प्रकार से दिया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रख लेना, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो भाई यहां पर क्या पूछ रखा है इन्होंने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल इन्होंने पूछ रखा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 324, आर्टिकल 148, आर्टिकल 342, आर्टिकल 325, एंड ये प्री 2020 का क्वेश्चन था। तो भाई देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 324 है। 324 जो है आर्टिकल है आपके भारतीय निर्वाचन आयोग का, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ओके। नेक्स्ट, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। तो भाई गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर होता है, वीट प्रोड्यूसिंग, सबसे टॉप में कौन सा है वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है या उत्तर प्रदेश। तो भाई आपको याद रख लेना है कि वीट जो सबसे ज्यादा होता है वो आपके यूपी में देखने को मिलता है। वीट गेहूं सबसे ज्यादा यूपी में, वीट सबसे ज्यादा कहां, तो यूपी में वीट होता है सबसे ज्यादा, इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है। तो गन्ना जो सबसे ज्यादा आपका कहां होता है ये भी बता देना अब आप लोग, बिहार एवं उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश। तो देखो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है, तो गन्ना जो आपका शुगर कैन होने वाला है वो सबसे ज्यादा कहां पे प्रोडक्शन होता है उसका, तो प्रोडक्शन जो होता है भाई वो बिहार और यूपी में देखने को मिलता है। बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अगर आपसे सीरीज में पूछ लिया जाए तो देखो सीरीज में इस टाइप से याद रख लेना आप लोग, पहले तो यूपी सबसे टॉप में आएगा, यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है, मतलब शुगर केन सबसे ज्यादा यूपी में, यूपी के बाद महाराष्ट्र में, यूपी के बाद महाराष्ट्र के बाद आप लोग याद रख लो कर्नाटका, सबसे टॉप पे आएगा यूपी के बाद महाराष्ट्र, तब कर्नाटका दे दो, कर्नाटका दे दो, उसके बाद गुजरात दे दो, गुजरात, तब दे दो तमिलनाडु दे दो, एंड तब बिहार दे दो। इस टाइप से आप सीरीज में याद रख सकते हो। सबसे टॉप में आएगा यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र है, एंड फिर आप लोग इस तरह से याद रख लो कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु एंड बिहार। ये आपके जो है शुगर केन के हाई प्रोडक्शन ये लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के निम्न राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा। तो भाई देखो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो भाई देख लो चीनी का कटोरा जो कहते हैं वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा, तो वो यूपी को कहा जाता है, यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व के चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो विश्व में चीनी के कटोरा, विश्व के चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो विश्व के चीनी का कटोरा जो भाई है वो क्यूबा को कहा जाता है, कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, क्यूबा। तो विश्व के चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो क्यूबा को कहते हैं। एंड चलो मैं आपसे, अच्छा चलो आगे चलते हैं।
भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो भाई केसर पूछ लिया है कि वो कौन सा स्टेट है जो केसर, सेफ्रॉन, सेफ्रॉन का उत्पादन करता है। सेफ्रॉन कहाँ, सेफ्रॉन का उत्पादन करता है केसर का। हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय। तो भाई वो आपका जम्मू कश्मीर होने वाला है। जम्मू कश्मीर ओनली वन स्टेट जो कि केसर उत्पादन करता है। केसर का प्रोडक्शन ओनली एंड ओनली जो है जम्मू कश्मीर करता है। ओके। हिमाचल प्रदेश से आप लोग याद रख लो, जो आपका जो मनाली है, मनाली, मनाली जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश में ही सिचुएटेड है। एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो भाई वो शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है। एंड मेघालय से आप लोग याद रख लो माशिन राम, माशिन राम जो है आपके मेघालय में है, और माशिन राम ही वो जगह है जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। माशिन राम, मेघालय में माशिन राम, और माशिन राम ही वो जगह है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो माशिन राम में सबसे अधिक वर्षा। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है आपके मासिन राम में होती है। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलेडीला में किसका होता है, ये क्या दे दिया यार, मतलब बेलेडीला में किसका ये खनन, ऐसा कुछ होगा कि खनन किसका होता है। हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमेनाइट, मैग्नेटाइट। तो भाई बेलेडीला कहाँ है, पहले ये बात याद रख लो। तो बेलेडीला जो है आपके छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आपका बेलेडीला है। और बेलेडीला में जो है आपका हेमेटाइट का हो जाता है, हेमेटाइट का जो है खनन होता है। और हेमेटाइट जो है ना बेस्ट क्वालिटी का आपका क्या है, तो लोहा है। हेमेटाइट क्या है, तो बेस्ट क्वालिटी का आयरन है, बेस्ट क्वालिटी आयरन। अच्छा भाई, मैंने आज सोचा था आपसे कि बिहार के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा, क्योंकि ऑप्शन था कहीं पर बिहार का, मैंने देखा था। हाँ देखो, तो मैंने ये सोच रखा था कि बिहार के से आपके लिए कुछ डिस्कस करना है। तो लेट्स सी सम पॉइंट अबाउट बिहार। ओके। तो बिहार से आप लोगों को क्या देखना है, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी दैट कि इसका एरिया आप लोग याद रख लोगे। एरिया कितना है बिहार का, क्षेत्रफल, तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। तो एरिया, क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। एंड जो बिहार जो है ना, वह भारत के टोटल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार जो है भारत के टोटल क्षेत्रफल का, भारत के टोटल क्षेत्रफल का, टोटल एरिया का 2.86% है। कितना है, 2.86% है। तो भारत के टोटल एरिया का कितना परसेंट है बिहार, तो 2.86% है। देखो बिहार जो है ना क्षेत्रफल में, एरिया में जो है 12 नंबर पे आता है, क्षेत्रफल में कितना, तो 12वें नंबर पे आता है, 12 में। और अगर आपसे पूछ ले कि जनसंख्या में, पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन में भाई आता है ये 3rd नंबर में। पॉपुलेशन में किस नंबर पे आता है, तो पॉपुलेशन में 3rd नंबर पे आता है। तो बिहार जो है क्षेत्रफल में 12वें नंबर पे और जनसंख्या पॉपुलेशन में 3rd नंबर पे आता है। इस बात को भी याद रखना है आपको। अच्छा, एक चीज और याद रखना है आपको कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है बिहार का, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, उत्तर से बिहार का जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई, तो भाई वो आपका जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है वो आपका 345 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 345 किलोमीटर। एंड वन थिंग मोर यू हैव टू रिमेंबर दैट कि पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम तक लंबाई, पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम तक लंबाई जो भाई है वो 483 किलोमीटर है। ठीक है। तो बिहार का जो है पूरब से पश्चिम तक लंबाई 483 किलोमीटर और बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 345 किलोमीटर। इतना बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, और चीज आप लोग देख लें, ये मान लो आपका बिहार है, ठीक ना, ये मान लो आपका क्या है, तो ये बिहार है, बिहार है। तो बिहार के उत्तर में क्या आता है, तो भाई बिहार के उत्तर में जो है आपका, उत्तर में, बिहार के उत्तर में जो है नेपाल स्थित है। बिहार के उत्तर में क्या है, तो नेपाल सिचुएटेड है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है आपका, दक्षिण में, दक्षिण मतलब कि साउथ, साउथ में क्या है, तो झारखंड है भाई, झारखंड। तो बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में क्या है, ईस्ट में, ईस्ट में क्या है भाई, तो ईस्ट में आपका जो है वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल। भारत, बिहार के पूरब में वेस्ट बंगाल है और पश्चिम में, वेस्ट में क्या है, पश्चिम में आपका जो है उत्तर प्रदेश है, यूपी। तो इस चीज को याद रखना, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में वेस्ट बंगाल एंड पश्चिम में यूपी, उत्तर प्रदेश। ओके, आई होप कि आपका इतना बात क्लियर हो गया। और देखिए मैंने बिहार के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिया है यहाँ पर, तो आप लोग इस पॉइंट को जरूर देखेंगे, बिकॉज ये आपके बीपीएससी का एग्जाम है, बिहार से रिलेटेड एग्जाम है, तो मे बी की क्वेश्चन यहाँ से पूछ दे आपसे। तो यू हैव टू रिमेंबर 1 and 1 point फ्रॉम एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट।
गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो, न्यूटन, केपलर, टॉल्मी। तो भाई गति को सर्वप्रथम किसने किया था? ये 2022 का क्वेश्चन था। तो गति को सर्वप्रथम परिभाषित जो है गैलीलियो ने करा था, गैलीलियो ने करा था। ओके, गैलीलियो ने जो है गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। नेक्स्ट, लोलक की कालावधि की गई दूरी। अच्छा, ये पूछा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, मतलब पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, ये पूछा है। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। तो यहां पर पूछ रखा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, तो डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है? तो वो लेंथ पे डिपेंड करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तो लेंथ पे डिपेंड करता है। लोलक की जो टाइम पीरियड होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, बल गुणनफल है। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स किसका प्रोडक्ट है, ये यहां पर पूछ रखा है इन्होंने। द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो भाई ये मास और एक्सेलरेशन का जो है आपका, ये आपका गुणनफल है। किसका गुणनफल है? तो मास और एक्सेलरेशन का, मास और एक्सेलरेशन का आपका गुणनफल है आपका बल। नेक्स्ट, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? समान परिमाण के बल का अनुभव होगा, अलग अलग त्वरण होगा, जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग। यहाँ पे क्षण जो है गलत लिखा गया है, तो क्षण इस तरह से रहेगा भाई, क्षण एक ही वेग होगा। बीपीएससी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? क्या होगा जब वो स्वतंत्र रूप से गिरेगा तो चंद्रमा का सतह से, तो क्या होगा? तो भाई देखो, समान परिमाण के बल का अनुभव होगा, तो नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अलग अलग त्वरण होगा, तो नहीं, अलग अलग त्वरण नहीं होगा। जड़त्व में परिवर्तन होगा, तो नहीं भाई, ये भी नहीं होने वाला है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? किसी भी क्षण एक ही वेग में होगा, ये आपका करेक्ट होने वाला है, किसी भी क्षण एक ही वेग में होगा। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? विपरीत परासरण, प्रसार, अपकेंद्रण, अपोहन। 67 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, मतलब कि किस प्रिंसिपल पे वॉशिंग मशीन काम करता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डायलाइसिस। तो भाई वॉशिंग मशीन जो वर्क करता है ना, वो अपकेंद्रण पे करता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन पे करता है, अपकेंद्रण। ओके, नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? मतलब कि पदार्थ का जब संवेग और वेग के अनुपात से कौन सा भौतिक राशि मिलेगा, ये कह रहा है यहां पर। तो वो मिलेगा आपका वेग मिलेगा, द्रव्यमान मिलेगा, त्वरण मिलेगा, या फिर बल मिलेगा। तो भाई वो आपका द्रव्यमान मिलेगा। क्या मिलेगा? द्रव्यमान मिलेगा। तो वेग और संवेग से क्या मिलता है आपका? तो द्रव्यमान मिलता है। इस बात को ध्यान में रख लेना आप लोग। नेक्स्ट, अच्छा, तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स आप लोग मेरे सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। और आप लोग देखिए शेयर नहीं कर रहे हैं, मुझे जैसा लग रहा है, तो शेयर आप लोग जरूर करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप लोग शेयर करते हैं, मेरे सेशन को लाइक करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और बेस्ट कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे सेशन को जरूर शेयर करेंगे एंड मेरे सेशन को लाइक भी ज़रूर करेंगे एंड सब्सक्राइब भी कर लेंगे साथ में मेरे चैनल को। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल अपने किसी, अच्छा कल तो संडे है भाई, तो कल हम लोग नहीं मिलेंगे, तो फिर हम लोग मिलते हैं परसों अपने किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक आप लोग अपने रिवीजन को कंटिन्यू रखेंगे और फुल सेशन देख लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल परसों किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।